नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के हमारा जो एपिसोड रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा हटके रहेगा। अनलाइक जैसे हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, वर्ल्ड हीरोज़ के ऊपर बनाते हैं, वैसा नहीं रहेगा। ये वीडियो बेसिकली चाइनीज़ कल्चर, चाइना के ऊपर रहेगा। आई टेल यू द बैकग्राउंड फ्रेंड्स। मेरा एक फ्रेंड है जो कि चाइना में रहते हैं और एक इंडियन बैंक में ही वो चाइना गए थे, जो कि पिछले 8 साल से चाइना में रहते हैं। तो मैं उनके साथ एक इंटरेक्शन किया हूँ, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम लोग इंडिया में चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, चाइना क्या सच में वैसा है। हम सोचते हैं चाइनीज़ लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, उनका कल्चर कैसा है। बहुत सारा क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है और हम न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ देखते हैं और सोचते हैं कि ये सही है। और हमारे मन में एक चाइनीज़ लोगों के प्रति एक घृणा भावना है। हम ऐसे सोचते हैं देयर आर एनिमीज, बट एक्चुअली क्या ये ऐसा है या नहीं है, आज जानते हैं हमारे एक इंडियन भाई से जो कि चाइना में रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम से। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहेगा, करीबन आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो रहेगा। तो आप लास्ट तक देखिए और आपको ट्रस्ट मी चाइना के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको मेरा जो वीडियो कॉल था और उसका रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उनको पूछा है, चाइनीज़ खाना के बारे में, चाइनीज़ कल्चर के बारे में, चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चाइना के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। और इंडियन लोग चाइना में जाके क्या रह सकते हैं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो देखिए और आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। अगर वीडियो में कोई वैल्यू मिलता है, आपको कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए भी हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So thank you so much for taking your time and joining this call. My pleasure. Yeah, so I am actually interacting with a person. I mean, for the first time, I'm interacting with somebody who is staying in China. I have seen couple of people on YouTube. I mean, Indian people who have their YouTube channel. They prepare blogs and all. And उनका क्या दिखता है, मतलब चाइनीज कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। बट आप पहले हो जिनके साथ मैं इंटरेक्शन अभी करने वाला हूँ। तो मैं आपको कुछ Okay, क्वेश्चंस पूछूंगा definitely. जो कि चाइनीज कल्चर के बारे में जो मुझे जानने का थोड़ा सा इंटरेस्ट है। एंड इवन जी हमारे जो ऑडियंस है यूट्यूब में, उनको भी काफी हेल्प मिलेगा ये सब क्वेश्चन से। जी जैसे आप अभी चाइना में पिछले 7-8 साल से हैं। आप एक बैंक में वहाँ के चाइनीज ब्रांच में इंडिया से मूव होके गए थे। 7-8 साल आपने टाइम स्पेंड किया। तो आपको कैसा लग रहा है चाइना में? आई मीन, हाउ चाइनीज पीपल व्यू इंडियन को कैसे वो व्यू करते हैं? एनी रेसिज्म, कोई रेसिज्म अगर आपने फील किया है इतने सालों में? ओके। मैं पहले आपको और आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जितना कि हमारे बारे में हमें इंडिया में बताया जाता है न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, वैसा वैसा काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे एक्सपीरियंस वाइज। चाइनीज़ पीपल बहुत हेल्पफुल है इन नेचर। और कमिंग टू द ग्राउंड लेवल, अगर एज एन इंडियन हूँ मैं, उसके बाद भी कभी मुझे आज तक 7 साल में ये फील नहीं किया गया है कि मैं एक लेफ्ट आउट हूँ या इंडिया से आया हूँ करके। दे ट्रीट ऑल फॉरेनर्स वेरी गुड और उन्हें पता है हमें चाइनीज लैंग्वेज में इतनी स्पेशल, हम लोग को इतनी एबिलिटीज और स्किल्स नहीं है। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, कोई एड्रेस के बारे में जानना है, दिस पीपल आर वेरी हेल्पफुल। इट्स नॉट कि आपको कोई गलत रास्ता बताएगा या कोई गलत तरीके से आपको चीट करने की ट्राई करेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो आप टैक्सी ड्राइवर से लेके कोई शॉप ओनर से लेके कोई वेजिटेबल सेलर हो, कोई भी आपको फॉरेनर समझ के आपको चीट करने की बिल्कुल नहीं करेगा। उल्टा दे आर वेरी हेल्पफुल। आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाइए, कोई छोटे से छोटी भी चीज हो जो आपको नहीं आ रही है, दे आर ईगर, आपको ईगरनेस दिखेगी व्हेन यू इंटरेक्ट विद देम। एंड they are very friendly actually. They are not like they will not treat you left apart. कि जैसे हमने अभी कोविड के टाइम में स्पेशली देखा था टीवी में कि काफी वहाँ पे स्ट्रिक्ट था एंड गवर्नमेंट काफी ज्यादा ही आई मीन लॉकडाउन को लेके सीरियस थे। क्या ये सच में ऐसा ही था जो हम टीवी में देख रहे थे, या फिर ये थोड़ा सा एग्जेजरेट करके दिखा रहे थे इंडिया में? ओके। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो पहली पॉइंट है, गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट था वो बहुत बात सही है।
गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी यहाँ पे कोविड के टाइम पे। इनफैक्ट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, शंघाई में लॉकडाउन लगा था मार्च एंड में, मार्च 2022 के एंड में, और जून 2022 तक ये चला था। ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का कंप्लीट लॉकडाउन था। ड्यूरिंग दैट टाइम हम हमारे सोसाइटी का जो कंपाउंड है उसके बाहर नहीं जा सकते थे। और इन केस फॉर एग्जांपल जैसे मैं बिल्डिंग नंबर 2 में रहता था उस टाइम पे, तो अगर बिल्डिंग नंबर 2 में कोई एक भी केस आ जाता है तो दे विल सील द एंटायर बिल्डिंग इटसेल्फ। फिर आप बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जा सकते हो। पहले तो आप कम्युनिटी के बाहर नहीं जा सकते थे एज लॉन्ग एज आपका लॉकडाउन था, बट आपका अनफॉर्चुनेटली आपके बिल्डिंग में केस आ गया, दे विल लॉक डाउन द एंटायर बिल्डिंग। नाउ गोइंग वन स्टेप अहेड, अगर खुदा ना खासा आपके घर में किसी को लॉक हो जाता है, दे विल सील योर हाउस ओनली। आप घर से ही बाहर नहीं निकल सकते हो। और घर के बाहर हेजमेट सूट में जो आते थे टेस्ट करने के लिए, दे विल कम इनटू योर होम, स्टे आउटसाइड, और आपको टेस्ट वहां पे घर पे ही की जाती थी। और घर में 2 बार आके वो लोग पूरे घर को डिसइंफेक्ट करके जाते थे, जिसके घर में किसी अगर बंदे को कोविड होता है तो। सो दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पुट इट एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन। हमने फिर इंडिया में जैसे देखा था कि एसेंशियल कमोडिटीज में जो भी डील कर रहे हैं, जैसे किराना स्टोर्स एंड ऑल, वैसे ही सेम यहाँ पे भी उन लोगों को ही पर्टिकुलर परमिशन दी गई थी शॉप्स ओपन करने की। दैट ऑल्सो नॉट फुल फ्लेश्ड, आप वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स के हिसाब से नहीं खोल सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जा रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम में आप ऑर्डर्स ले लो सबसे, आप फिर कोरियर डिलीवरी कर सकते हो। आप कोरियर के थ्रू मेन गेट तक बिल्डिंग के आप वहां तक ही सामान पहुंचा सकते हो। फिर बिल्डिंग में वॉलंटियर्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प की कोविड के टाइम पे। अगर आप कहीं कौन से भी बिल्डिंग में रहते हो, देयर आर वॉलंटियर्स असाइंड एक एक बिल्डिंग के हिसाब से। दे यूज्ड टू एंश्योर अगर आपका कोई सामान आया है मेन गेट पे, वो आपके घर के दरवाजे के बाहर तक आपको पहुंचा दिया जाता था। सेकेंड एक जो चीज मैंने देखी यहाँ पे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत काफी डीप था उस टाइम पे भी। हमें वीकली गवर्नमेंट सप्लाईज आते थे, वेजिटेबल्स, राइस, ऑयल, बेसिक नेसेसिटी के सारे सामान आया करते थे हमको। और गवर्नमेंट ऐसे वीकली हमको ये भेजती रहती थी। तो दैट काइंड ऑफ फ्री स्टफ लाइक फर्स्ट वीक में उन्होंने वेजिटेबल्स और इस पे फोकस किया, फिर मिल्क वगैरह दिए थे, फिर आपके बेसिक एसेंशियल लाइक वॉशिंग पाउडर्स एंड ऑल, ये सारी चीजों तक गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट हमको 3 महीने वीक बाय वीक दे प्रोवाइडेड अस, एंड दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नॉनवेज के लिए भी आपको प्रेफरेंस लिया जाता था कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि फॉरेनर सारे नॉन वेजिटेरियन नहीं रहते। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रॉपरली वेजिटेबल पूरी बास्केट आती थी। नॉनवेज में अगर यू डू नॉट ईट एनी अदर थिंग एक्सेप्ट मीट लाइक फिश, चिकन एंड एग, तो आपको चिकन एंड एग ही मिलेगा। दैट काइंड ऑफ केयर दैट टाइम पीपल हैड टेकन ऑफ फॉरेनर्स। और आपने चाइना में पूरा घूम लिए हैं, या इतने साल रहे हैं तो पूरा घूम लिए हैं, या फिर? एक्चुअली चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना इंडिया के कंपैरिजन में लैंड वाइज 3.5 टाइम्स बड़ा है। तो ऑल्दो 7 साल हो चुके हैं, मैं बोलूंगा मैंने अभी तक सिर्फ 10% ही चाइना घूमा है। मैं मेजर सिटीज घुमा हूँ। शंघाई में मैं खुद रहता हूँ, बीजिंग घुमा हूँ मैं। अभी हाल ही में जैसे कल मैं वूशी गया था। यहाँ पे EU करके एक्सपोर्ट हब है जहाँ से इंडिया बहुत सारा गुड्स एक्सपोर्ट होता है, वहां गया हूँ। शाओशिंग यहाँ का टेक्सटाइल हब है, मैं वहां गया हूँ। और 2-4 और सिटीज हैं जो यहाँ पे काफी रिनोन्ड सिटीज है, निंगबो और आज शंघाई के बाजू वाली सिटीज है। बट मैं आपको और आपके व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा, शंघाई बहुत खूबसूरत, सॉरी चाइना बहुत खूबसूरत है। जो टाउन प्लानिंग है, इट इज दी बेस्ट इन, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मैं कहूँगा। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, यहाँ की टाउन प्लानिंग बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर रोड्स, बिल्डिंग्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किया गया है। और द बेस्ट थिंग व्हाट आई सी इज लाइक वो उन्होंने आज का सोच के प्लानिंग नहीं किया है। दे टेकन इनटू कंसिडरेशन लेट्स नेक्स्ट 50 इयर्स तक अगर ऐसे ही चल रहा है ना तो भी कोई इशू नहीं आएगा। दैट काइंड ऑफ प्लानिंग दे हैव डन इट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। यहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आप इंडिया को भी देखे हो, आप चाइना को भी देखे हो। जब आप अभी जो बैंक में आप थे, वो बैंक में जो आप इंडिया में थे तो आप मुंबई में थे, मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस में थे शायद, राइट? तो मुंबई के साथ, या फिर आपने अगर आप दिल्ली या गुड़गांव या फिर बैंगलोर देखे हैं जो इंडियन सिटीज है, ये सिटीज और चाइनीज सिटीज के बीच में कितना डिफरेंस है? मतलब हाउ डू यू सी चाइनीज सिटीज, मतलब कितने आगे हैं वो हमसे?
in terms of infrastructure, in terms of technology, in terms of development, etc.? Sure. तो मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ बताता हूँ। आपको अगर देखा होगा, आपने बहुत टाइम पहले इंडिया में कैंपेन चला था कि मुंबई को शंघाई बनाएंगे। वे बैक मे बी 2000s में ये कैंपेन चल रहा था। बट अगर मैं इंडिया के सिटीज को और यहाँ के सिटीज को कंपेयर करता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जहाँ पे इंडियन सिटीज और अच्छा डेवलप हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पे रोड्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 3-वे लेन्स रोड, वन साइड लोन्स बहुत मतलब कॉमन है। अब ये लोग 4 वेज 5 वेज पे भी दे आर ऑलरेडी वर्किंग, और काफी मेजर जगह पे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ब्रिजेस एंड ऑल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इतना खूबसूरत तरीके से टाउन प्लानिंग की गई है कि आपको कहीं पे आप एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट एक सिंगल फ्लाईओवर है। एक बार आपने वो फ्लाईओवर आपने पिकअप कर लिया, आपका वो फ्लाईओवर डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाके खत्म होता है। जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है मेरा घर एयरपोर्ट से, तो अगर मैं यहाँ से एक बार वो टैक्सी लेता हूँ और वो फ्लाईओवर हार्डली 5 किलोमीटर मेरे घर के यहाँ से है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं रेस्ट 55 किलोमीटर देयर विल बी सिंगल, एक ही लेन पे गाड़ी चल रही है, देयर इज नो सिग्नल, कोई ब्रेकर नहीं है, देयर इज प्रॉपर ट्रैफिक, जो आपको बोलते हैं रूल्स को फॉलो करना है, लोग वैसे गाड़ी चलाएंगे। आप सीमलेसली विद इन 40-45 मिनट्स आप एयरपोर्ट तक टच कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। फिर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट कर देना, रेलवे स्टेशन से सबवे मेट्रोस को कनेक्ट कर देना, जो अभी मैं मुंबई में देख रहा हूँ, दिस पीपल हैव ऑलरेडी डन इट। कि हम अब जब देख रहे हैं कि एयरपोर्ट की तरफ अभी जाना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, हमको हमारी पर्सनल व्हीकल ही करवा के जानी पड़ती है। पब्लिक व्हीकल्स भी अलाउड नहीं है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। आप जब एंटर करते हो एयरपोर्ट के लेन पे, आपकी पर्सनल व्हीकल ही होती है तो ऊपर जाने देते हैं, या एटलीस्ट आप अगर कोई रेंटेड आउट अच्छी गाड़ी करके जाते हैं तो जाने देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट भी लेके जाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेके जाओगे, आपकी पब्लिक बसेस जो हैं, आपकी पब्लिक ट्रेन जो है, वो डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। तो दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी इन्होंने आज करके ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी यूजिंग दैट। और अभी इसके आगे दे आर टेस्टिंग लाइक 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन चलाना। So this kind of developments they are already working on. They have already started trial on air railway metro, which is like the train उल्टा चलता है, ऊपर से उसको support as the way ट्रॉली जैसे चलती है वैसे चलेगा, और नीचे it will be like a glass flooring. तो आप नीचे देख सकते हो कि आप जमीन के कितने लेवल ऊपर हो और नीचे आपके क्या है. That kind of thing they have already started in Wuhan. So great innovations, and I believe it's not like India में it cannot happen. It's like just the focus has to be like आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद, that kind of focus if it is there, the commitment is there, that is very good. And one thing मैं add करना चाहूँगा यहाँ पे, although हम इंडिया में Indian politics is always hot topic to discuss, मैं एक चीज यहाँ पे और जरूर देखता हूँ, people are also equally contributing. Like for example, आज हमारे कंट्री में वंदे भारत ट्रेन आ गई, इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना कन्वीनियंट कर दिया, और पीपल वो फील कर रहे हैं हाँ यार, दैट इज सम अपग्रेडेशन इन रेलवेज. बट ऑन द अदर साइड वी सी कोई वन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर ट्राइंग टू damage that train, or they're trying to do something with that good thing which is already giving benefit to so many people. इतने लोगों को benefit कर दिए. यहाँ पे लोग वैसे नहीं है. यहाँ पे अगर आपको कोई चीज प्रोवाइड करी जा रही है, दे विल टेक केयर ऑफ इट. आपको वो कभी उसको डिस्ट्रॉय करने की नहीं ट्राई करते हैं. दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट. दे बेसिकली टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई मीन प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी. करेक्ट. तो जितनी सफाई अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो आई वुड से उतना ही कंट्रीब्यूट लोकल पीपल भी करते हैं. दे डू नॉट लिटर हियर एंड देयर, दे विल नॉट थ्रो एनीथिंग. यहाँ पे भी है, अगर कोई बच्चे ने कुछ गिरा दिया, दे विल नॉट बी अशेम्ड, द पेरेंट वहीं का वहीं वो क्लीन कर देंगे. दैट काइंड ऑफ अ थिंग दे आर, अपने शहर को खूबसूरत रखने में उनको बहुत अच्छा लगता है. तो इसको क्या गवर्नमेंट इसको पुश करता है, आई मीन दे मेक इट कंपलसरी और मैंडेटरी, और लोगों के माइंड से ही ऐसे आता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली वैसे ही करते हैं? Actually this is from within, like government, initial step is taken by the government to provide that environment, to protect that environment, it is on the people.
तो अगर जैसे मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर लूं, मेरे कम्युनिटी में आज यहाँ पे मोर देन लगभग 10,000 फैमिलीज रहती होंगी। देयर इज अ कम्युनिटी, यहाँ पे 34 बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स आर ऑल 15 फ्लोर्स। तो अगर मैं अपनी कम्युनिटी की सिर्फ बात करूं, गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड दैट कम्युनिटी, वो गवर्नमेंट बिल्ड कम्युनिटीज हैं, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके सब ब्यूटीफुली आपको फर्स्ट टाइम ही बना दिया। बट अगर आप आज भी बाहर देखते हो, द सेम काइंड ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल दैट इज ऑन द मैनेजमेंट नाउ, एंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एक्टिव एंड दे इंश्योर दैट यस, जैसे हमको चीजें दी गई थी, दैट बेनिफिट हैज टू पास ऑन टू द जनरेशंस। ऐसे नहीं कि आज मैं इस चीज का मजा ले लूं और मेरे पीछे जो मेरे बच्चे आएंगे और वो फिर देन दे हैव टू अगेन पुट इन देयर एफर्ट्स एंड ऑल, दे विल एंश्योर दैट नो, दैट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल आल्सो। So, like the old people here, what I have seen, rather than spending their time after the retirement, they don't have to do anything at all. I myself see when I go to office in the morning, without any what I can say, कोई ऐसा उनको motivation नहीं है कि मुझे कोई monetary benefit मिलेगा या क्या, but they on their own start cleaning up whatever is they see, कुछ कचरा पड़ा है, कुछ लेफ्ट और सिगरेट्स पड़े हुए हैं, दे स्टार्ट एंड पिक इट ऑन देयर ओन। उनको कुछ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, बट दे वांट देयर सराउंडिंग टू बी क्लीन, सो दे डू इट बाय देमसेल्फ। चाइनीज कल्चर और इंडियन कल्चर, आपको क्या डिफरेंस दिखता है? आई मीन, व्हाट इज देयर फूड हैबिट, व्हाट इज देयर फैमिली वैल्यू? जैसे हमारे यहाँ पे पहले तो जॉइंट फैमिलीज रहते थे, अभी काफी हद तक हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो चुके हैं। तो चाइना में ये सब कैसा है? अच्छा, चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना में भी वेस्टर्न कल्चर काफी हद तक इनके कम्युनिटी में ऑलरेडी घर कर चुका है। दिस पीपल आल्सो आफ्टर अ सर्टेन एज, व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग मे बी 18 इयर्स एंड आफ्टर, वो न्यूक्लियर रहना चाहते हैं। वो ज्यादा फैमिली के जो एल्डर पीपल्स हैं उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, और वो भी एक पॉइंट के बाद अलग रहना पसंद करते हैं यहाँ पे भी। और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे देखता हूँ, चाइनीज पीपल नाउ आर नॉट कीन टू गेट मैरिड, दे प्रेफर टू बी सिंगल, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। अगर आप रिसेंटली अभी मैं हाल ही में एक न्यूज पढ़ रहा था लास्ट वीक की, चाइना का यूथ मैरिज जो पॉपुलेशन है वाज द लोवेस्ट इन 2022। So during some surveys, out of 100 people, there are hardly 10 people who want to get married. 90 people want to stay alone only. So that kind of culture has already been developing in this country, and because of this, government is taking steps. They encourage you to get married. They encourage you to do a child, to go for a second child also, and for that there are some perks which the government gives you. But still, people are very much attracted toward the Western culture के जैसे चल रहा है, और वो यहाँ पे भी है। What I have seen, I would say Indian values are still there. इंडिया में आज भी फिर भी त्योहार होते हैं या कोई ऐसे भी गेट टुगेदर्स होते हैं, we still go and meet with our family, we live with our families. It is not totally gone के आप totally nuclear हो जाते हो एक certain age के बाद, but यहाँ पे वो है, after certain age they'll prefer, even though same city है, शंघाई में ही मदर फादर रह रहे हो, बंदा अभी तक खाली अर्न कर रहा है, he is not even married, he will get apart, वो अलग रहेगा और अपने हिसाब से अपनी लाइफ बिताना चाहता है। कल्चर वाइज अगर देखा जाए, मतलब फैमिली वैल्यू तो इंडिया में थोड़ा बेटर है अभी आपके हिसाब से? Yes. और फूड हैबिट कैसे है लोगों का? जैसे हम टीवी में देखते हैं चाइनीज लोग कुछ भी खा लेते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, तो क्या ये सच है या फिर ये खाली टीवी में दिखाया जाता है? एक्चुअली ना, चाइना में कैसा है, दिस पीपल बिलीव प्रोटीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन which the body needs to run. The energy generation जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन से होती है। So ये जो है कार्ब्स और फैट्स में इतना ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो नाउ प्रोटीन जो है वो एनिमल मीट से ही, वन ऑफ द जो लार्ज सोर्स ऑफ बोलते हैं प्रोटीन कम्स फ्रॉम द एनिमल मीट करके। दैट इज वाई यहाँ पे मीट का कंजम्पशन जो है काफी ज्यादा है। यस, आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं, यहाँ पे काफी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं खाते हैं, वो चाइना में बहुत सारी चीजें खाई जाती हैं। बहुत टाइप के ऐसे एनिमल्स हैं, सी फूड है जो इंडिया में मिलते भी नहीं है और लोग खाना भी पसंद नहीं करते, वो यहाँ पे खाए जाते हैं।
बट एक मैंने देखा था, एक मैंने देखा था डॉग मीट फेस्टिवल, ये क्या सच में होता है उधर डॉग मीट फेस्टिवल? जी ये होता है, बट इट्स लाइक बहुत ही इंटीरियर्स में होता है. इट्स नॉट कॉमनली लाइक शंघाई में. मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, शंघाई दे डोंट ईट. देयर आर सर्टेन प्रोविंसेस जो वहां पे जैसे विलेजेस वगैरह हैं, जो आज भी वहाँ के ओल्ड पीपल एंड ऑल दे स्टिल फॉलो दिस कल्चर एंड दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स दे डू. आपने जैसे एक डॉग मीट का बताया है यहाँ पे, और एक मंकी ईटिंग का भी एक बहुत ही थोड़ा वियर्ड टाइप है, बट दे still have this culture of eating that monkey को in very interiors. It's not like very common. नहीं, आपको कोई रेस्टोरेंट्स में ऐसा वगैरह नहीं मिलेगा, बट यू गो नॉर्थ वेज यहाँ पे, और वहाँ पे जो इनके विलेजेस वगैरह हैं, there you will still find like this. And Guangdong province है, there is large tradition of eating snakes. So they'll catch snakes and they'll eat it, and it's a normal delicacy over there. वो तो मैंने So this टीवी में kind देखा था, ऐसे भी कोबरा का फार्मिंग करते हैं वो लोग, आई मीन स्नेक्स फार्मिंग Yes. होता है. Yes, that is in Guangdong. One of the prime thing they eat in Guangdong is snakes. Even crocodiles. You will get it if you go there. But Shanghai, what I have seen, it's a metropolitan city or it is quite a very advanced city. तो यहाँ पे ये टाइप की चीजें आपको you will not get. जो रेस्टोरेंट This is वगैरह only जाते mainly- होंगे आप, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, जब आप फैमिली के साथ, आपके वाइफ तो इंडियन है ना? मैं जो आपका फोटो देखा था, आई थिंक शी इज इंडियन, राइट? जी जी तो शी इज आल्सो स्टेइंग विथ यू देयर इन चाइना, राइट? जी, तो right, right. आप लोगों का फूड हैबिट कैसा है? आप लोग इंडियन ही बना के खाते हैं या फिर आप चाइनीज फूड खाने लगे हैं? अब इसमें ऐसे है कि अभी भी हम लोग घर पे तो इंडियन ही फूड खाते हैं. नो डाउट इंडियन फूड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ पे. बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे काफी सारा चाइनीज फूड है जो आप खा सकते हैं, जो वेजिटेबल्स वगैरह. जैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल लूं, चाइनीज फूड में मैंने काफी सारी वेजिटेबल्स हैं जो चाइनीज स्टाइल से स्टर फ्राइड बननी होती हैं. इट्स वेरी गुड, इट्स हेल्दी ऑल्सो. आपको खाने में भी टेस्ट में खराब नहीं लगेगा और बहुत अच्छा खाना बनता है. जो चीजें जैसे इंडिया में हम खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, दैट एब्सोल्युटली यू कैन ईट ओवर हियर ऑल्सो. Yes, although the जो तरीका होगा बनाने का थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, but it will taste like same. It's not कि आपको बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाएगा and all. Apart from this, yes, आप पूरा चाइनीज अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा चाइनीज खाने के लिए यू विल हैव टू गेट इनटू एंटायरली जो वो लोग खाते हैं और उनके तरीके से रहन सहन में जाएंगे, देन इज इजी टू अडॉप्ट दैट थिंग. तो हम अभी तक इतना अडॉप्ट नहीं हुए हैं, तो वी स्टिल प्रेफर इंडियन फूड. इवन टुडे आल्सो व्हाट वी आर ईटिंग, वी प्रेफर टू ईट इन इंडियन, आवर ओन इंडियन फूड. और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप जाओगे आपको प्रॉपर इंडियन फूड मिलेगा. अभी तो इंडियन रेस्टोरेंट्स बढ़ चुके हैं यहाँ पे. यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे टर्किश और जो दूसरे कम्युनिटी के तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. तो यू गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड. तो चाइनीज इज गुड, बाय से इट्स नॉट बैड, बट इट इज नॉट फुल्ली गुड. कुछ चीजें ही आप खा सकते हैं. हाँ, ओके. तो जैसे हमारे इंडिया में आप कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो चाइनीज आइटम बहुत सारे मिलता है, तो उसी तरह से वहाँ के रेस्टोरेंट में जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट में जाओगे उस तरह से मिलता है या फिर कुछ अलग रहता है वो उनका? मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ इस पे. मैं रिसेंटली चाइना जब आया था, 2016 में मैं चाइना आया था, और फिर उसके बाद 2017 में जब मैं विजिट करके मैं वापस इंडिया अपनी छुट्टियों पे आया था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे यही पूछा कि अरे यार चाइना में तो चाइनीज खाने की कमी नहीं होगी, गोल्ड फिंगर्स, मंचूरियन ये तो रास्ते रास्ते में मिलते होंगे, ये तो बहुत नॉर्मल है. तो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा, और शायद आप सुन के हैरान भी हो, यहाँ पे गोल्ड फिंगर नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहाँ मंचूरियन नाम की कोई चीज ही नहीं है. तो दिस आर ऑल इंडियन क्रिएटेड चाइनीज. दिस इज नॉट चाइनीज फूड. चाइनीज फूड इज नूडल्स, चाइनीज फूड इज राइस. आपको ये दो चीजों के अलावा फ्राइड राइस और फ्राइड नूडल्स, ये छोड़ के जो इंडिया में दूसरा बाकी कुछ भी जो आपको चाइनीज के नाम पे बेचा जाता है, वो एक्चुअली चाइना में कुछ भी नहीं मिलता. ये पनीर चिल्ली एंड ऑल, ये कुछ भी नहीं है चाइना में. चाइनीज फूड इज वे डिफरेंट व्हाट वी आर बीइंग ईटिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड ओवर देयर.
तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे राइस दाल इस तरह से खाते हैं, वहाँ पे तो नहीं बनता होगा, राइट? दाल वगैरह यूज नहीं, होता है वहाँ राइस, पे? हाँ दाल यूज होता है, बहुत दाल यूज होता है, बट इट्स नॉट लाइक दाल जैसे हम दाल बना के खाते हैं वैसे। दाल इज बीइंग यूज्ड इन सूप्स। अगर कोई सूप बन रहा है या क्या, दे विल मिक्स इट, वो मिक्सर में उसको पूरा पीस देते हैं, एंड दे विल क्रिएट प्रिपेयर अ सूप काइंड ऑफ थिंग, एंड दे विल हैव इट लाइक दैट। और बच्चों के जैसे जब वैसे हम सैरलेक्स खाते हैं, वैसे टाइप के कुछ फूड्स होंगे, वो लोग दाल को पूरा मैश करके बॉयल करके, एंड देन यू विल जस्ट मेक सूप, नो अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम आपका salt and pepper. That's it. They'll not put any other spices. Only these spices they will use, salt and pepper, and they'll consume it. Apart from this, rice is their main delicacy. Rice, they want it in each meal, and that also Chinese rice. They do not prefer eating Indian rice or Pakistani rice or any other kind of rice. उसमें क्या फर्क These है? are sticky rice. हाँ, यस, चाइनीज राइस और इंडियन राइस में ये फर्क है। इंडियन राइस अगर आप देखोगे, आपका दाना दाना अलग 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 होता है। चाइनीज राइस इज स्टिकी राइस, और अगर दे ईट विद चॉपस्टिक्स, सो इफ दे ट्राई टू ईट इंडियन राइस विद चॉपस्टिक, दे कैन नॉट ईट, बिकॉज इंडियन राइस वो चॉपस्टिक्स में आएगा ही नहीं, इट विल फेल डाउन। और चाइनीज राइस कैसे, इट विल स्टिक, दे विल बाइंड ईच अदर, तो आप आराम से उसको पिक करके दे विल ईट। एंड वन ऑफ द अदर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक जनरली फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं, घर पे हो या रेस्टोरेंट में हो, तो हमारे यहाँ पे कैसे राइस में सब्जी को मिला के मिक्स करके हम दोनों साथ में कंज्यूम करते हैं। चाइना में ऐसे नहीं है। चाइना में व्हाट ही विल डू, ही विल पिक अप स्पून ऑफ राइस, वो राइस खाएगा, उसके ऊपर से सब्जी खाएगा, ही विल नॉट मिक्स इट एंड देन ईट इट। तो माउथ में मिक्स होगा? Yes, then they'll mix it inside in their mouth. They'll not mix on the plate. So they'll eat first some rice, and then they take the other things whatever they are on this or on the table. Or they like many things, huh? हम कैसे दाल चावल खुश हो जाते हैं, दाल चावल मिल गया, it's good for us. They like small portions of different kind of meats. Fish हो गया, थोड़ा chicken हो गया, थोड़ा egg हो गया, and one bowl of rice. They'll not prefer to eat much rice, but other things they'll eat fully. So rice जैसे they are not good, they do not want to intake too much carbohydrates. So that is why the meat portion will be more, and the vegetable, the rice portion will be less. One more interesting thing I would like to tell you. यहाँ पे चिकन जो है सब्जियों से ज्यादा सस्ता है। सब्जियां महंगी है, चिकन सस्ता है, बिकॉज द कंजम्पशन इज सो मच के कुछ ऐसी सब्जियां हैं यहाँ पे जो हम इंडिया में भी खाते हैं, वो यहाँ पे महंगी है एज कम्पेयर टू चिकन। Half kg of chicken will cost you somewhere around 100 rupees to 110 rupees, or half kg of some particular vegetable will cost you 160-180 rupees. So for example, lady finger, भिंडी जिसको हम बोलते हैं, भिंडी is one of the expensive vegetables, मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ। Maybe 220 rupees per kg we get भिंडी, and chicken per kg will be hardly 140 rupees. Oh. It's like that. तो बेसिकली जो ज्यादा यूज करते हैं उसका रेट अभी कम है वहाँ पे। Yes. So talking about, so this is something about the food habit and cultural values of China. I mean, जैसे आप अभी शंघाई में रहते हैं, it is one of the largest city of China. तो वहाँ पे आपको ऐसे इंडियन मिल जाते हैं कभी कभार, या फिर बहुत रेयर दिखने मिलते हैं इंडियन, पाकिस्तानी, या फिर मे बी वेस्टर्न पीपल लाइक अमेरिकन और मे बी यूरोपियन पीपल? ठीक, एक्चुअली ना, अगर मैं कोविड के बाद की बात करूं, द इंडियन कम्युनिटी और द एंटायर एक्सपैट कम्युनिटी जो है वो काफी श्रिंक हो गई है अभी। कोविड से पहले, जब 2020 के पहले की अगर मेरे से आप बात करें, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी थी यहाँ पे। ये नंबर्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये खुद इंडियन एम्बेसडर जो यहाँ पे आए हुए थे शंघाई में 2022 में, उन्होंने कंफर्म किए थे। उन्होंने बताया चाइना में 2020 से पहले जो इंडियन कम्युनिटी थी वो 60,000 इंडियन पीपल लिविंग इन द एंटायर चाइना। पूरे चाइना में 60,000 लोग रहते थे। अगर आज 2022 की बात करें, उसमें सिर्फ 6,000 लेफ्ट है। तो आप सोचते हैं 90% कम्युनिटी श्रेड हो चुकी थी बाय 2022 बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉकडाउन्स एंड ऑल। बिकॉज 2022, जब से 2020 से ये कोविड स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली दे स्टॉप फ्लाइट्स विद इंडिया। Then in June 2020 there was that Gawlan का जो clash हुआ था near in the northeast part of India. Since then there is a kind of a rift in the people over ये हमारे यहाँ पे that was not necessary during the COVID time, and then the harshness which people felt here, that
forced the community to shrink now. But now since December 2022, they have opened up. Although direct flight नहीं है इंडिया से चाइना के लिए, but via flights अभी start हो गई हैं, via Hong Kong, via Singapore. So the fresh community has started coming in. New people from India are there. Coming now, and they are getting jobs over here. Our IT sector is being very well regarded over here. यहाँ पे बहुत ही उसको रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे IT सेक्टर को. Many Indian companies का यहाँ पे Infosys का IT का खुद का हब है. Chinese companies also hire Indian people in their IT field. So, अगर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं तो yes, अभी भी लोग हैं यहाँ पे. Indian community is there, foreign community also is there. When you go to the restaurants, when you go to such western जो areas हैं यहाँ पे जहाँ पे western restaurants काफी हैं, you find the people over there. आप Americans मिलते हैं, आपको काफी ऐसे opportunities मिलते हैं जहाँ पे आप foreign crowd से भी interact कर सकते हैं. Schools is one of the prime source जहाँ पे आप मिलते हैं. जैसे मेरा बेटा है, he goes in an American school. तो whenever there is a concert और कोई ऐसे वहाँ पे function होता है, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उसके स्कूल में सारे countries के, जापान, कोरिया, टीचर्स खुद अमेरिकन्स हैं, रशियंस. We get an opportunity to talk to them. We get an opportunity to understand वहाँ क्या होता है, what they feel about India. And to be very happily, I can say, from last 5 years, the way India has gained respect in foreign communities, it's commendable. We are being treated and respected like a developed country ka citizen. Now people are looking towards Indians like the way, yes, these are the torch bearers kind of respect. And they do not treat you as ये इसको पक्का कुछ आता होगा, he must be good in something. That kind of respect I have seen myself. So that makes me very proud, and I really feel very happy when I meet such community. अभी जैसे इंडिया में हम लोग ऐसे सोचते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन आई आल्सो थिंक दैट वे आफ्टर दिस कोविड एंड काफी सारा चीजें हुआ. इंडियंस बेसिकली थिंक दैट चाइनीज आर एनिमीज. जैसे पाकिस्तानी सोचते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसे इंडियन सोचते हैं चाइनीज चाइना इज आर एनिमी बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल थिंग्स, XYZ. उनका जो एक्सपांशन का स्ट्रैटेजी रहता है वो सब देख के. तो वहां पे जो जनरल पब्लिक है वो कैसे सोचते हैं इंडियन को, मतलब इंडिया कैसा है, क्या है, उनको उनके माइंड में भी वैसा है या फिर वो लोग कुछ अलग सोचते हैं? ओके, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनको पॉलिटिक्स से लेना देना ही नहीं है. दे आर लीस्ट बॉदर्ड, मिस्टर शी जिनपिंग और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट द गवर्नमेंट एंड हिज other departments are doing, because what they are getting over here, what they want, they get from the government. So they are not worried about what the politics is going on. They are having full faith in their government. Whatever they'll be doing good for their own people. तो लोकल पब्लिक की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आज रोज ट्रेन में जाता हूं, बस में जाता हूं, कोई भी काम ऐसे करता हूं, वहां पे मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि उनको जब पता चलता है कि मैं इंडियन हूँ, एंड इट्स लाइक बट नेचुरल फ्रॉम अवर बॉडी कलर, स्किन कलर एंड द वे वी बिहेव, दे कम टू नो यस दिस इज एन इंडियन करके. और अ पाकिस्तानी, मेनी टाइम्स दे विल थिंक यू आर अ पाकिस्तानी, बट स्टिल दे अंडरस्टैंड दैट आप इंडिया से हो अगर, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं होता है अरे यार देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन बिटवीन आवर कंट्रीज, कुछ ना कुछ है. एंड इन इंडिया there are many statements which are being made very publicly about their country. They are least bothered about that. They say it's not our job, we should not get into it. वो जो आपके गवर्नमेंट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, they will tackle with it, they deal with it. As a local people जो ग्राउंड लेवल पे हैं, उनको इस चीज से कोई भी वो नहीं है, that grudges and all. Even आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज लोग हैं, they welcome you in your community, they will welcome you in their functions. Although you are Indian, they will not treat you like the things which are going between the countries. They only see you as an individual, how good you are with them, regardless of the nationality, whatever you are. The same way, like for Americans also, if you see there is a rift going on, but they never they always treat them with that respect. And even Chinese people, what they think, Indians are
much more intelligent in terms of maths, in terms of IT, and they will always look up to you for some kind of a guidance or some kind of something which will be helpful for them. So local community does not have that grudges कि यार ये इंडियन है तो ये मेरा enemy type है. I have never felt it in last 7 years. Even though there were the problems when were there during COVID times and all, I have never felt that. They will not treat you like an enemy. तो चाइना में वर्किंग कल्चर कैसा है? जैसे आप ऑफिस में अभी आप एक कंपनी में काम करते हैं, इससे पहले एक इंडियन बैंक में चाइना में काम करते थे, तो वहाँ पे वर्किंग जी आवर्स कैसा है? जैसे हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है कॉर्पोरेट कल्चर में, तो वहाँ पे कैसा रहता जी है? और जी उनका ऐसे एनुअल लीव्स वगैरह कैसा सिस्टम है, ऊपर बताएंगे? जी यहाँ पे वर्किंग कल्चर सेम ऑलमोस्ट इंडिया टाइप है. बट एक चीज यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. इंडिया में इन टाइम फिक्स होते हैं, आउट टाइम फिक्स नहीं होते हैं. यहाँ आउट टाइम भी फिक्स होते हैं. अच्छा। अगर एक बंदा 9 o'clock को अपनी शिफ्ट स्टार्ट करता है, रिगार्डलेस ऑफ द वर्कलोड, रिगार्डलेस ऑफ उस दिन पे लोग नहीं आए हैं, वो कितना भी काम हो, अगर उनका 6 बजे तक का टाइमिंग है, दे विल एट 6:01 they will shut down their PC and they'll go away. This is the kind of work-life balance they follow because they give a lot of importance to their personal life also. It's not only work, work, work. It should be life also. So, agar I have seen in the company which I am working now, even in the bank which I was working before, जो टाइमिंग्स है they follow very strictly. Although अगर कभी कभार काम ज्यादा हो, you can request them and as per the laws there you have to pay overtime to them. अगर समझो आज मुझे मेरे टीम में 2 बंदे आज नहीं आ पाए हैं ड्यू टू सम सिक लीव एंड ऑल, आप रिक्वेस्ट करिए रेस्ट ऑफ द स्टाफ को, दे एंड इट इज ऑन देयर विलिंगनेस, यू कैन नॉट फोर्स देम, यू आर आस्किंग देयर पर्सनल टाइम. सो इन दिस केस अगर आपका बॉस आपको, आप चाइनीज हैं और आपका बॉस बोलता है आपको आज 1 घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा, इट इज अप टू द एम्प्लॉई कि वो करना चाहे या नहीं करना चाहे. इफ वो मना करता है, आपको वहीं पे उस टॉपिक को खत्म कर देना है एंड लेट हिम गो. आपको उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है. और अगर वो बोलता है यस मैं करूंगा, तो आपको ये भी एज अ बॉस इंश्योर करना है जो यहाँ के लेबर लॉज के हिसाब से जो भी ओवर टाइम वो करते हैं उनको 150% ऑफ दी जो टाइम्स जो है, अगर वो समझो 1000 RMB उसकी पर आवर की अगर सैलरी है, तो 1000 RMB की जगह पे उसको 1500 RMB उस घंटे का मिलेगा जितने घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किए. तो एंड ऑफ द मंथ में HR विल बी टेकिंग अकाउंट कि इस बंदे ने 1 महीने में फॉर एग्जांपल 8 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, तो उसको उन 8 आवर्स का 150 टाइम्स जो है उतना पे देना पड़ता है परसेंटेज. बाकी जो है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के हिसाब से नॉर्मल सैलरी उतनी देनी पड़ती है. ओके ओके. एंड जैसे हम सुनते हैं चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोग कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट के बारे में अगर बोल दिए तो जेल में डाल देंगे, ये क्या सच है? ऐसा सच में ऐसा होता है? टू बी वेरी फ्रैंक, काफी हद तक हाँ. यहाँ पे आप हमारे लोकल पब्लिक पे हमारे इंडिया में तो कुछ भी हम कर सकते हैं. अभी इवन प्राइम मिनिस्टर को भी हम गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे राइट है लोगों का. तो वहाँ पे ऐसा है क्या? अभी वहाँ पे कोई चाइनीज आदमी क्या शी जिनपिंग को गाली दे सकता है या फिर कोई बड़ा मिनिस्टर? नहीं, ये जो है यहाँ पे जो ये यहाँ पे नहीं चलता है. गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो. गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी अगर आपको अपोज करना है फॉर एग्जांपल, वो आपका काम नहीं है. जो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन पार्टी जो उनके वहां बैठी है, ऑल्दो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के में इलेक्ट करने के लोगों को, बट द ऑपोजिशन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट वी सी इन इंडिया. जैसे हम इंडिया में हमारे लोकसभा और राज्यसभा में देखते हैं द काइंड ऑफ डिबेट्स दे गो इन, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है. ऑपोजिशन इज देयर बट इट इज फॉर गुड ओनली. दे कैन नॉट जस्ट सिंपली कम एंड से व्हाटएवर यू वांट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो कमिंग टू द लोकल पीपल, उनको तो बिल्कुल भी मतलब दे डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व, और वो बात भी नहीं करते हैं कुछ भी गलत अपने गवर्नमेंट के बारे में. क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये क्यों बात नहीं करते हैं. अगर एक मैं कॉमन पर्सन की बात करता हूँ, जैसे मैं अगर आप अपनी खुद की एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए, अगर मैं गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे वाटर सप्लाई अच्छी चाहिए, मुझे गैस की सप्लाई अच्छी चाहिए, मुझे मेरी सराउंडिंग्स अच्छी चाहिए, मुझे रोड्स अच्छे चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मुझे व्हीकल्स अच्छे चाहिए.
और मुझे अच्छे मेरे बच्चे के खेलने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए जहाँ पे मेरा बच्चा जा सके, मुझे अच्छा स्कूल चाहिए, मुझे अच्छी सराउंडिंग्स चाहिए जहाँ पे मुझे सारी चीजें इजीली अवेलेबल। यस, या तो वी आर तो आपने डिस्कसिंग जैसे मुझे अबाउट द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने जैसे लोगों के लिए जितना भी बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड कर देता है, तो इसीलिए लोगों का इसमें कुछ रहता नहीं है। करेक्ट, यू आर सेइंग दैट। करेक्ट, मैं वही आपको बताने वाला था कि तो लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। रोड्स आप देखोगे, एक रोड हमारे यहाँ पे रोड का मतलब बस रोड ये है कि गाड़ी चलाने के हिसाब से रोड बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ के रोड की बात करूँ, अगर कोई गवर्नमेंट नया रोड कंस्ट्रक्ट करती है, वो इंश्योर करेंगे जो रोड्स हैं उसमें फोर व्हीलर्स अलग से लेन पे चलनी चाहिए, टू व्हीलर्स की लेन अलग बनती है, पेडिस्ट्रियन लेन अलग बनती है। यहाँ पे साइकिल्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप एक आरएमबी में आप 1 घंटे तक साइकिल रेंट कर सकते हैं। तो ओके। वो रेंट करने के लिए अगर हाँ वो अगर मुझे साइकिल्स को इतना बढ़ावा देना है, तो साइकिल्स चलाने के लिए भी जो लेन है, वो पार्किंग की जगह, वो भी सब पूरी प्लानिंग करने के बाद कोई रोड बनाया जाता है। तो दैट काइंड ऑफ आपको अगर पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, देन इट इज वेरी लेस रिमेन इनसाइड यू कि मैं कुछ कंप्लेन करूं उनके लिए। आपको हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़े आपको फैसिलिटीज हैं हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में तो भी हॉस्पिटल वगैरह कैसा है? आपको। हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने इंडिया में भी देखा होगा, गवर्नमेंट जी जी हॉस्पिटल जी। कैसा है वहाँ पे? मेडिकल फैसिलिटी कैसा है? कितना एक्सपेंसिव है मेडिकल वहाँ पे? मेडिकल इज एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव मैं बोलूंगा। इट इज एज गुड एज इंडिया में भी। जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और अच्छी ट्रीटमेंट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, देन यू हैव टू पे मोर। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो एज एन एक्सपेक्ट अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर हियर विदाउट एन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होता है। आपको अच्छा इंश्योरेंस चाहिए जो आपकी कैशलेस सर्विसेज कवर करे, और जो उसका हॉस्पिटल नेटवर्क है जिसके साथ उसकी डायरेक्ट बिलिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे हो जाएगा हर बार आपको खुद पे करना पड़ेगा, एंड रीइंबर्समेंट ऑलवेज विल टेक टाइम, और उसमें हेजल्स होते हैं। तो इंश्योरेंस बहुत ही यूजफुल चीज है यहाँ पे। और अनलाइक जो इंश्योरेंस इंडिया में है, जैसे हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस का आप कब क्लेम कर सकते हो, जब आप एटलीस्ट 24 आवर्स तक आप हॉस्पिटलाइज होते हो और सम क्रिटिकल इलनेस इज देयर, या फिर आपको किसी रीजन के वजह से हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स ओनली यू कैन गेट इट रीइंबर्स्ड। अब जनरली मुझे सर्दी खांसी जुकाम है, मैं अपने नॉर्मल डॉक्टर के पास चला गया, वहां से मैंने दवाई ले ली, मैं ठीक हो गया, दैट्स इट। वो मेरे जेब में ही जाने वाला, वो कभी इंश्योरेंस कंपनी को पास ही नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ बुखार होता है या सर्दी होती है या कोई भी बेसिक प्रॉब्लम होती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ वहां पे, या क्लिनिक जाता हूँ डॉक्टर के, वहां पे जाके ट्रीटमेंट लेता हूँ। वो जो बिल देगा, मैं अपना कार्ड दे दूंगा इंश्योरेंस का, वो भी इसमें कवर हो जाता है। मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ही विल टेक इट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इवन फॉर अ विजिट ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक आई हैव टू गेट इट, मुझे एडमिट ही होना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाइना में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल, यस इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और आप अगर मुझसे पूछोगे, मेडिकल जो मेडिसिन हैं वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं। जो ओटीसी मेडिसिन हैं, जिसको हम ओवर द काउंटर सेल के लिए परमिट करते हैं, वो मेडिसिन आप यहाँ से ले सकते हैं। और काफी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे इंडिया की मेडिसिन अगर आपको कुछ कुछ डिजीजेस के लिए इजीली फिर भी अवेलेबल मिल जाएंगी आपको मेडिकल शॉप पे भी, यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है और गवर्नमेंट अगर आपको, सॉरी, अगर हॉस्पिटल आपको बोल रही है वो दवाई लेना है, तो आपको पर्टिकुलर फार्मेसी से ही वो मेडिसिन मिलेगी, जो ऑथराइज्ड होंगे वो मेडिसिन से डील करने के लिए। इट इज नॉट फ्रीली हर केमिस्ट के पास वो आपको दवाई मिल जाएगी। सो दे आर हैविंग दैट कंट्रोल। और फॉरेन मेडिसिन भी यहाँ पे काफी यूज होती हैं, जैसे पी फाइजर की मेडिसिन मैं खुद देखता हूँ। मैं बहुत बार जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, रादर देन गिविंग अ चाइनीज मेडिसिन, वो मुझे कोई फॉरेन मेडिसिन दे देगा। पी फाइजर हो गया, और अभी मुझे हाल ही में मैंने कोई, तो मुझे कंपनी याद नहीं आ रही है। इंडियन मेडिसिन भी चाइना में मिलता है क्या? जैसे डॉक्टर रेड्डी का हो गया, बाकी सब ये कंपनी जो है। उनके यहाँ पे प्लांट्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज का यहाँ पे प्लांट्स हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बहुत बड़ी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। वो यहाँ पे जॉइंट वेंचर में चाइनीज नाम से जो है, दे आर गेटिंग परमिशन टू सेल दिस मेडिसिन करके। हाल ही में जैसे डॉक्टर रेड्डीज को और सन फार्मा को, ये दोनों को यहाँ पे ये उनका यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट है। तो दे गॉट अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज मेडिसिन अथॉरिटीज टू इस्टेब्लिश कुछ 4 या 5 मेडिसिन जो क्रिटिकल इलनेस की थी, जैसे कैंसर की और
और समथिंग और एल्स, उनके परमिशन उनको मिले, एंड दे विल बी डूइंग अ जॉइंट वेंचर विद अ चाइनीज कंपनी. दे कैन नॉट सेल इट विद देयर ओन नेम करके. बट यस, इंडियन मेडिसिन का यहाँ पे बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं इंडियन मेडिसिन लेना. कोविड के टाइम पे यू वोंट बिलीव, इंडिया की जो डोलो 650, क्रोसिन एंड कॉम्बीफ्लेम टाइप की जो भी गोलियां हैं, उनका तक डिमांड यहाँ पे पड़ गया था. इवन चाइनीज पीपल व्हेन दे केम टू नो कि ये इंडिया की मेडिसिन हैं, तो मुझे पर्सनली मेरे कलीग्स ने रिक्वेस्ट किया था हमारे लिए एक एक स्ट्रिप सी वाली आप लेकर आओ, कि हमको अगर घर पे किसी को हो जाता है, जब ये माइल्ड हो गया था, नॉट इन द इनिशियल स्टेजेस, जब अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, जब पे इंडिया पूरा खुल चुका था 2022 में, और अभी यहाँ पे रिसेंटली जो कोविड की वेव आई थी 2022 नवंबर दिसंबर में, ड्यूरिंग दैट टाइम जब जहाँ पे बुखार आ रहा था, बट नॉर्मल क्रोसिन वगैरह लेने से भी धीरे धीरे 3-4 दिन में कम हो जा रहा था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड इन गोलियों की भी बढ़ गई थी. ओके. तो ओके. आप ये डिमांड अच्छी हमारे मेडिसिन की यहाँ पे काफी है. और चाइना कितना एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ रेंट? वहाँ पे क्या जो प्रॉपर्टीज वगैरह रहता है, इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी रहता है या सारा कुछ गवर्नमेंट बनाता है? जो हमने सुने हैं कि जैसे कम्युनिस्ट कंट्री, तो सारा कुछ गवर्नमेंट का होता है, लोगों का कुछ नहीं होता है. क्या वहाँ पे कैसा सिस्टम है? रेंट कैसे, कितना महंगा होता है? और फूड वगैरह कितना महंगा होता है इंडिया के कंपैरिजन में? बिकॉज आप जब इंडिया आते हैं, अभी रिसेंटली जब भी कभी आए थे, आपने देखा होगा यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव या कितना अजीब चीजें हैं. करेक्ट. मैं पहले आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट, आप जैसे बोल रहे हैं, आप बराबर हैं कि काफी सारी जो, अगर आप बोलेंगे ना, जब टाउन प्लानिंग की बात आती है, तो काफी जो कम्युनिटीज हैं वो गवर्नमेंट बिल्ड करती थी एक टाइम पे. बट नाउ अभी यहाँ पे प्राइवेट रियल एस्टेट प्लेयर्स भी हैं, जो जैसे हमारे इंडिया में जैसे रियल एस्टेट बनाते हैं, सेम यहाँ पे भी बनाते हैं, बट ऑल्दो अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट. जैसे हमारे यहाँ पे रेरा है, तो रेरा के प्रोविजंस के हिसाब से कंस्ट्रक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे चाइनीज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, उसके तहत आप रियल एस्टेट कंपनीज भी जो है वो कर सकती है यहाँ पे, और वो कंस्ट्रक्ट करती भी है. आपने अभी थोड़े टाइम पहले सुना होगा, एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है, एल ग्रांडे या समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, या एल जो ग्रैंडे, कोलैप्स होने वाली है, या जो कोलैप्स होने वाली है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसकी बात ही चले गई. दैट वाज आउट ऑफ द न्यूज इटसेल्फ. बोल रहे थे वहां पे उसके ऊपर बहुत सारे डेट्स हैं. इट्स नॉट लाइक वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्टेड जरूर है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है, बट इट्स अ प्राइवेट कंपनी. और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो जब सिटी को, जैसे अब इंडिया में स्मार्ट सिटीज बनना स्टार्ट हुई हैं, तो जब सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करना था, यस, एट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज द ओनली प्लेयर हु वाज बिल्डिंग अप द बिल्डिंग्स, पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कैसे बनाया जाएगा, इसमें कंस्ट्रक्शंस, रोड कितने बनेंगे, कितने वाइड होंगे, क्या स्पेस होनी चाहिए. यस, बट अभी के हिसाब से गवर्नमेंट इतना ज्यादा रोल पब्लिक की बिल्डिंग्स वगैरह के नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे रोड्स बिल्ड करना, डैम्स बिल्ड करना, एयरपोर्ट्स, इस पे ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है. दूसरी चीज, रेंट एंड ऑल, रेंट काफी हाई है शंघाई में, बट एज कम्पेयर, जैसे जैसे आप दूसरे टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाएंगे इनके चाइना में, तो रेंट काफी कम है. तो जैसे आज अगर मैं शंघाई की बात करूं, तो अगर आपको 1 बेडरूम हॉल का जो अगर कोई घर है, अगर आपको रेंट करना है, वो समवेयर अराउंड 500 to 600 स्क्वायर मीटर्स का अगर घर है, स्क्वायर फीट्स का घर, सॉरी, तो आपको बेयर मिनिमम यहाँ पे इंडियन रुपीस के टर्म्स में एनीथिंग अबव 50,000 आपको देने पड़ेंगे पर मंथ की रेंट. तो विच इज अराउंड 5,000 to 6,000 RMB पर महीने का आपको उतना रेंट यहाँ पे देना पड़ता है. रेंट इज द मेजर एक्सपेंस विच यू कैन से एज एन एक्सपेट विच आई फील ओवर हियर. इसके अलावा डेली नेसेसिटीज, जैसे आप बोलते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क और अदर जो भी आपके डेली एसेंशियल्स हैं, दैट आर नॉट सो मच कॉस्टली. आप आराम से उसको पूरे मतलब महीने का खर्च अगर आपको मैं बताऊं, इजीली 5-6,000 RMB में जितना आप रेंट भर रहे हो, उससे 10-20% कम में ही आपके बाकी सारे डेली एक्सपेंसेस जो है आपके कवर हो जाते हैं. लाइक वेजिटेबल्स एंड ऑल, आपको मिलता भी काफी सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं यहाँ पे इंडिया की, काफी नहीं भी मिलती हैं. काफी हाइब्रिड वेजिटेबल्स हैं जो इजीली मिल जाती हैं, जैसे इंपोर्टेड वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो इतना आपको एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगी. इट इज ऑल दो इन योर बजट, आप आराम से वो अफोर्ड कर सकते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ इंडिया और इन टर्म्स ऑफ चाइना अगर मैं आपको बोलूं, तो एक्सपेंस वाइज मुझे चाइना
बिट चीपर लगता है। और एक इसमें एक बहुत साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंडिया में फॉर एग्जांपल 5 डिजिट्स की सैलरी अर्न करते हैं, 5 डिजिट्स की है और हायर 5 डिजिट्स, मैं आपको हायर 5 डिजिट्स पकड़ लेते हैं, 80-90,000 की अगर आपकी सैलरी है, तो आप अगर अपनी उस सैलरी में से ऑलमोस्ट आप जैसे बोलेंगे कि आपको 60-70% श्रेड करना पड़े आपके एक्सपेंसेस और इसमें लेके, तो आपको बहुत सेविंग फैक्टर बहुत छोटा हो जाता है। आपको लगता है यार ये तो मुझे कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे मैं जो देखता हूँ, अगर आपकी 5 डिजिट सैलरी हायर सैलरी है, 80-90,000 RMB है, तो आप अच्छे से अच्छा घूम फिर के सब कुछ करने के बाद भी आप 20-25,000 RMB में आराम से रह सकते हैं। तो आपका मेजर सैलरी का जो है सेविंग पोर्शन बढ़ जाता है। अगर इंडिया में क्योंकि यहाँ पे अभी भी अगर आप मुझे पूछोगे, बहुत सारी चीजें 2 RMB 4 RMB, एक पानी की बोतल फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये एक पानी की बोतल है, ये 500 ml की बोतल है, 555, ये 4 RMB की है। तो 4 RMB स्पेंड करने के लिए मुझे इतना दिल नहीं दुखता है। जब मैं इंडिया में ये 40 रुपए में लेता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे अगर 100 में से 40 चले गए और यहाँ पे अगर 100 में से सिर्फ 4 जा रहे हैं, तो एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके अंदर आ जाता है कि चाइना में आपको लगता है चीजें काफी इजीली अफोर्डेबल है। इंडिया में कुछ कुछ चीजें एक सर्टेन प्राइस के बाद आपको लगता है वो अफोर्ड से बाहर चली गई। तो ये फैक्टर मैंने यहाँ पे देखा। करेक्ट। ओके, सो अभी जैसे चाइना है, लोगों को कितना सैलरी मिलता है वहाँ पे नॉर्मल? जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एक वहाँ पे ग्रेड सिस्टम कैसा होता है? जैसे हमारे यहाँ असिस्टेंट मैनेजर ऐसा होता है, वहाँ पे कैसा होता है सिस्टम? जनरली यहाँ पे भी ग्रेड्स होते हैं, बट इतने ज्यादा लेवल्स नहीं होते ग्रेड्स में। यहाँ पे जनरली होगा, ट्रेनी होगा, एसोसिएट होगा, सीनियर एसोसिएट होगा, फिर मैनेजर होगा, और उसके ऊपर सिर्फ सीनियर मैनेजर होगा, फिर आ जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीधा। जैसे हमारे यहाँ पे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे यहाँ पे एक ही है सिंपल, या तो असिस्टेंट होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद सीधा हेड होगा कंपनी का, जो बोर्ड मेंबर्स होंगे। तो जो हायरार्कीज है स्ट्रेच नहीं है, जैसे इंडिया में हायरार्की को काफी हर लेवल पे स्ट्रेच किया जाता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सैलरी में अगर आप मुझसे पूछोगे, बहुत मैंने दोनों साइड्स देखे हैं, जो काफी लो एंड सैलरीज भी है और जो काफी हाई एंड सैलरीज भी है। तो अगर आप जैसे एक फ्रेशर है और आपने एक अच्छे यूनिवर्सिटी से कुछ अच्छी डिग्री की है, कोई अच्छा सर्टिफिकेशन किया है, टू स्टार्ट विथ यू कैन स्टार्ट विथ समवेयर अराउंड 8,000 से लेके 10,000 RMB तक, वेरी बेसिक ऑफिसर ट्रेनी काइंड ऑफ अ रोल जो आपको मिलेगा, और उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्लोली एंड मूव। आप एक डिसेंट, अगर आप फैमिली को रन करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट 30,000-40,000 RMB आपकी अर्निंग्स होनी चाहिए, तो एटलीस्ट आप एक वेल अपर मिडिल क्लास लाइफ आप जी सकते हैं। तो और अगर आपकी सैलरी वहाँ पे आप घर खरीद सकते हैं या फिर रेंट पे ही रहना पड़ता है? नहीं, मैं घर भी खरीद सकता हूँ। आप एज अ फॉरेनर, आपको परमिशन है, अगर आप कैपेबल इनफ हैं, आप अपना घर खरीद सकते हैं, बट घर खरीदना विल नेवर गिव यू दी परमानेंट रेसिडेंसी ओवर हियर। आप घर भी हो अगर आपका, स्टिल यू हैव टू गो विद द नॉर्मल वीजा प्रोसेस। आपको हर साल जो वीजा है रिन्यू करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको पर ईयर के लिए वीजा रिन्यूअल होती है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो आपकी 5 ईयर्स पे वीजा रिन्यू होती है। देयर आर एक्सेप्शन केसेस जहाँ पे टैलेंट अच्छा है आपका, तो आपको 2 या 3 साल की भी वीजा एक साथ दे देते हैं, बट जनरल पब्लिक के लिए हर 1 साल में वीजा रिन्यू होती है, और बिजनेस ओनर्स के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको 5 साल की वीजा मिलती है। तो जनरली कैसे होता है, दूसरी अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखें, तो बाइंग अ हाउस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ दैट कंट्री, और या फिर आपको पहले परमानेंट रेसिडेंसी लेनी पड़ती है, फिर आप घर ले सकते हैं। यहाँ पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अगर फॉरेनर हैं और अगर आपको कैपेबिलिटी है, आप यहाँ पे आप अपना खुद का घर ले सकते हैं। आपको जैसा भी चाहिए आप उसको उस हिसाब से रिनोवेट कर सकते हैं, और आपको जरूरी नहीं है वो रेंट पे लेना पड़े। बट येट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रॉपर्टी के कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हैं। इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू गेट दी प्रॉपर्टी यहाँ पे। हाउसिंग लोन्स एंड ऑल फॉर एक्सपैट्स इट्स नॉट सो इजी टू गेट, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी।
For that matter, for expats, many times bank will refuse to even give you a credit card because they do not want to take that kind of a risk on expat. तो वो सारे challenges आपको यहाँ पे face करना पड़ेगा. Home loans also, it's like आपको home loan मिलेगा, I'll not say home loan नहीं मिलेगा, but the documentation will be like too much. आपको इंडिया से भी काफी documents पूछे जाएंगे. आपकी अगर मार्कशीट्स है, आपका कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है, वो प्रॉपरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको बोला जाएगा अटेस्ट करके लेकर आने के लिए. चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया से आपको अटेस्टेशंस करवाने पड़ेंगे. सो द प्रोसेस इज अ बिट लेंथी एंड हैज लिटिल बिट ऑफ हैजल्स, बट इट कैन बी डन. इट्स नॉट लाइक कि आप अपना घर चाइना में ओन नहीं कर सकते. यहाँ पे हैं इंडियंस जो काफी सालों से हैं, उनका खुद का अपना घर है एंड दे आर हैविंग नो इश्यूज. आराम से they can survive. Okay. And चाइना में बेसिकली आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. मैं काफी टाइम आपसे ले चुका हूँ. आई विल टेक अनदर 5 मिनट्स में भी. सो चाइना में जो मेजर रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं या फिर कैसा सिस्टम है वहाँ पे? Okay. To be very frank, चाइना में मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं. they believe in बुद्धा. आप देखोगे चाइना में बहुत सारे बुद्धा टेम्पल्स हैं. जैसे कल ही मैं एक बुद्धा के टेम्पल में गया था और वहाँ पे बहुत चाइनीज लोग आए थे. इट्स नॉट लाइक दे डू नॉट रिस्पेक्ट दैट थिंग. दे ऑलवेज रिस्पेक्ट बुद्धा को. आप यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट की जाती है. चाइनीज पुराने किंग्स एंड एम्परर्स जो थे उनको यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट की जाती है. बट टू गिव यू एन आंसर कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को जो बिलीव करना या फॉलो करना, वो जनरली चाइनीज कम्युनिटी में नहीं है. They respect Buddha. You may find बुद्धा का जो मूर्ति वगैरह है, people they keep it in their home, but they do not follow that पूरा particularly. The way we follow, do not eat non-veg on particular days, do this for certain period of time, 30 दिन 40 दिन, वैसे नहीं है. They only follow like what they feel like ये सही है या गलत है, but किसी एक particular religion को they don't follow here. Okay, so my last question to you, how easy or difficult it is for an Indian to go and live in China? कितना आसान है, कितना मुश्किल है आपके साथ? Okay, मैं सच बताऊं तो मैं बोलूंगा आपको, चाइना में कोई भी इंडियन को आके यहाँ पे रहना, अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा बहुत इजी है, बहुत इजी है. आपको पहले लगेगा कि लैंग्वेज बैरियर है, मैं बात ही नहीं कर सकता, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, मुझे चीजें समझ में नहीं आएंगी. ये सारे बैरियर आप एक बार यहाँ पे आओगे ना, आपको सारे बैरियर आप इजीली विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 मंथ से सब पार कर जाओगे. यहाँ पे डिजिटल, जैसे इंडिया आज बहुत अच्छे पोजीशन पे इंडिया पहुंच चुका है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, बैंकिंग सेक्टर में. सेम में यहाँ पे चाइना में भी वो ऑलरेडी है. आप जो भी चीजें हैं इजीली कन्वीनियंटली ऑर्डर कर सकते हैं. आपको कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पे इंग्लिश में साइन बोर्ड भी हैं. ऐसा नहीं है कि पूरे चाइनीज में, जो एक मतलब उनको लोगों को क्या एक मेंटालिटी होती है, चाइना है तो हर चीज चाइनीज में होगी. ऐसा तो आपको नहीं है. मैंडरिन आता है? आपको मैंडरिन आता है? हाँ, मुझे आता है. मैं काफी सारी चीजें समझ सकता हूँ, काफी सारी चीजें बोल भी सकता हूँ. 7 साल में मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं. मैंने 16 क्लासेस लिए थे ऑफिशियल प्रॉपर. उसमें मुझे काफी सारी चीजें मैंने मैंडरिन सीखी थी. आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप प्रॉपर मैंडरिन भी सीख सकते हैं, राइटिंग भी सिखाते हैं. यहाँ पे ग्रेड्स है मैंडरिन के, 6 ग्रेड है, HSK 1 से लेके HSK 6 तक. तो जिसने HSK 6 तक पहुंच गया वो पूरा मतलब चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज भी सीख जाएगा. हाउएवर अगर कोई HSK 3 या HSK 4 भी देता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल चाइनीज बन जाता है. उतना चाइनीज, उतनी अच्छी फ्लुएंसी, सब समझ में आ जाता है HSK 3 और HSK 4 लेवल तक. तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा ईज ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट है. हर जगह पे इंग्लिश में भी साइंस दी हुई है, सबवेज में, रोड्स पे, आप कहीं पे भी जाओगे आपको इंग्लिश में वहां पे सर्विस मिलेगी. अभी की जो जनरेशन है वो इंग्लिश को सीखना चाहती है, खाली चाइनीज में नहीं, वो इंग्लिश भी खुद भी बात करना चाहते हैं. और आप एज एन एक्सपर्ट जब आप उनसे बात करते हो, वो आपसे इंग्लिश सीखने के हिसाब से भी आपको उस रिस्पेक्ट से देखते हैं कि इस बंदे से मैं बात करूंगा तो मेरी खुद की इंग्लिश इंप्रूव होगी. तो आपके क्वेश्चन को मैं आंसर यही बोलूंगा, अभी चाइना में रहना बिल्कुल हार्ड नहीं है. आप आ सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको खुद से सब कुछ करने में, इंडिपेंडेंटली करने में हार्डली 3 महीने बहुत है.
आप 3 महीने के बाद खुद अपनी ट्रिप भी प्लान कर पाओगे, क्योंकि इतना आप फास्ट मूविंग देखोगे, चीजें हो रही हैं, आप खुद ही उसमें फ्लो में आप भी आ जाओगे, तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। Okay. So excellent interaction with you, Mr. Manoj Samnani. Thank you so Thank much you so for much. taking out time. मैंने आपका 1 घंटा ले लिया. So thank you so much. And हमारे viewers भी आपके ये जो आपने इतने सारे चीज बताए उससे काफी उनको हेल्प मिलेगा. They will also start getting to know about China. जैसे काफी सारा I mean चीज गलत हमारे माइंड में है. Even मेरे माइंड में भी काफी सारी चीजें था. मैं चाइना को एक अलग तरह से दिखता था. तो मेरा भी ओपिनियन जी अभी काफी हद तक चेंज हुआ है. तो थैंक यू जी सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू. थैंक यू। आपने मुझे पहले तो इनवाइट किया, आपको और आपके व्यूअर्स को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आपको बस मैं अपनी कॉन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा कि चाइना को जैसे दिखाया जाता है या लोगों के जैसे देखा जाता है वैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जैसे सिमिलर ही हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपस में जब मिलते हैं तो ही क्लियर होती हैं और आपको ज़्यादा पता चलता है सामने के वाले के बारे में। सेम मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जब मैं चाइना नहीं आया था, बट जब मैं यहाँ पे आ गया बहुत सारी चीजें मेरी भी मन में बदल गई। तो आपको और आपके व्यूअर्स को मैं जरूर बोलूंगा एक बार चाइना विजिट करिएगा, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आपको जरूर मजा आएगा। थैंक यू मनोज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। थैंक यू. थैंक्स।